हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को खुद करने के लिए दिए थे। तो सबसे पहले तो अब हम उन्हीं दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर अपना अपने अगला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने आपको खुद करने के लिए दिए थे। तो आई होप कि आप क्वेश्चंस हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे के क्वेश्चन नहीं हुए हैं या उसे कोई प्रॉब्लम आई है तो वो अब देख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर गिवन फॉर प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो है 5000 यूनिट। मैं इसको लिख लेता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट जो दिया हुआ है BEP वो दिया है 5000 यूनिट्स। ठीक है, फिर दिया हुआ है आपको वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी 30 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी ₹30 पर यूनिट। फिर जो दिया है वो दिया है फिक्स कॉस्ट रुपी 75,000। फिक्स कॉस्ट रुपी 75,000। और आपसे पूछा क्या है, तो कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन फॉर 7,000 एंड 9,500 यूनिट्स। अगर हम 7,000 यूनिट सोल्ड करें तब ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा, और अगर हम 9,500 यूनिट्स सोल्ड करें तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सेल्स पर यूनिट नहीं दी गई है। यानी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है लेकिन आपको सेल्स पर यूनिट नहीं दी गई है। ठीक है, आपको BEP दिया हुआ है उसकी जगह। तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि BEP का मतलब क्या होता है। तो BEP का मतलब होता है कि जहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो। यानी BEP का मतलब होता है कि जहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो बिजनेस के। यानी बिजनेस में ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट यानी BEP। ठीक है सर, एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि BEP की सिचुएशन में जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है हमारी, जो फिक्स कॉस्ट होती है और जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो दोनों बराबर होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि जब BEP की सिचुएशन होगी तो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा उसके बराबर हमारी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट होगी, और जो फिक्स कॉस्ट होगी उसके बराबर क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। अगर सपोज करिए कि 10,000 कंट्रीब्यूशन है तो 10,000 ही क्या होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। और अगर 10,000 ही फिक्स कॉस्ट हो तो 10,000 ही क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है सर, तो सर इस बात का इस क्वेश्चन में क्या मतलब है। तो इस बात का इस क्वेश्चन में ये मतलब है कि आपको सेल्स तो नहीं दी गई है, आपको फिक्स कॉस्ट दी गई है और आपको BEP दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जब BEP सिचुएशन होती है तो जो फिक्स कॉस्ट होती है वही हमारा क्या होता है, सेल्स होता है। ओहो सर, यही तो बात थी इस क्वेश्चन में। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। कंट्रीब्यूशन वही हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट हम लोग हेडिंग डालेंगे। तो हमें क्या चाहिए सबसे पहले, तो सर हमें चाहिए सेल्स, जो कि हमें नहीं पता। हमें क्या चाहिए, सेल्स चाहिए जो कि हमें नहीं पता। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग सेल्स में से माइनस करते हैं, वो हमें पता है, वो कितनी है, 30 पर यूनिट है। 30 पर यूनिट है, और हम कितनी यूनिट्स के लिए बना रहे हैं, तो ये 5,000 यूनिट, यानी कि जो BEP है उसी को भी हम देख रहे हैं, 5,000 यूनिट्स के लिए बना रहे हैं। तो 30 पर यूनिट है, तो 5,000 यूनिट का कितना हो जाएगा सर, 1,50,000 यूनिट। यानी 30 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, 1,50,000 यूनिट। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे। सेल्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट होता है, माइनस होता है, तो क्या आता है निकल के, तो कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हमें पता है क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट होती है उसके बराबर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 75,000। ठीक है सर, इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है कितनी, 75,000। यानी क्या कोई प्रॉफिट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT,
नहीं होगा, यानी कि नील, क्योंकि हमें पता है कि जब बीपी की सिचुएशन होती है तो वहाँ पे कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो क्या अब आप सेल्स निकाल सकते हो? क्या अब आप सेल्स निकाल सकते हो? तो गौर से देखिए कि यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कितना आया है, मतलब कितना है, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ जो भी है उसमें से मैंने 1,50,000 माइनस किया तो कितना आया, 75,000। फिर से समझिए कि यहाँ पे मुझे नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे x है, तो जब आप x में से 1,50,000 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 75,000 आता है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसमें 75,000 प्लस कर दूँ तो ये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी? हाँ सर। तो यानी x फिर कितना आएगा हमारा, 2,25,000। तो आपको सेल्स पता चल गई, सेल्स फिर कितनी आ गई, 2,25,000। क्या इससे काम हो जाएगा? इससे काम नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सेल्स तो पता है, लेकिन हमें सेल्स पर यूनिट चाहिए, यानी सेल प्राइस पर यूनिट। पर यूनिट कैसे पता चलेगा? तो सर टोटल सेल्स कितनी है, 2,25,000। अच्छा, ये कितनी यूनिट्स के लिए थी? तो सर ये 5,000 यूनिट्स के लिए थी। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आएगा, ये आएगा सर 45 पर यूनिट, यानी ₹45 पर यूनिट, ₹45 पर यूनिट। क्या अब काम हो जाएगा? हाँ, अब काम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। वो जो इनकम स्टेटमेंट होगा वो हमारा होगा 7,000 यूनिट्स के लिए और 9,500 यूनिट्स के लिए। ठीक है सर, तो क्या मैं इसे हटा दूँ? ठीक है सर, हटा दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम फिर से इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। इस बार 2 सिचुएशंस होंगी, फॉर 7,000 यूनिट्स एंड फॉर 9,500 यूनिट्स। ठीक है सर, हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहले सेल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ हो तो प्लीज़ आप उसे याद कर लीजिए। तो सेल्स पर यूनिट कितनी है? तो सर पर यूनिट हमने अभी निकाली है, 45 रुपीज़ पर यूनिट। जब एक यूनिट 45 रुपये की है तो 7,000 यूनिट कितने की होंगी? जब एक यूनिट 45 रुपये की है तो 7,000 यूनिट कितने की होंगी? वो होंगी 3,75,000 की। ठीक है सर, जब एक यूनिट 45 रुपये की तो 9,500 यूनिट कितने की होंगी? तो वो होंगी 4,27,500 रुपये की। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट हमको लोगों को पता है कितनी है, ₹30 पर यूनिट, जो कि दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है सर, तो ₹30 पर यूनिट, अगर एक यूनिट 30 रुपये की है तो 7,000 यूनिट कितने की होंगी? 2,10,000 की। अगर एक यूनिट 30 रुपये की है तो 9,500 यूनिट कितने की होगी? तो सर ये होंगी आपकी 2,80,000 रुपये की। कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है सर, अब जो आएगा वो आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। इसको माइनस करने के बाद यहाँ बचेगा हमारा 1,05,000 जो कि कंट्रीब्यूशन है इसका, और इसमें बचेगा आपका 1,47,500 जो कि कंट्रीब्यूशन है इसका। ठीक है, इस कंट्रीब्यूशन में से हम लोग अब क्या माइनस कर देंगे, तो हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, जो कि है हमारी 75,000। मैं फिर से बता के चल रहा हूँ कि फ़िक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती। बच्चे क्या करते हैं कि इसको भी चेंज करते हैं, यानी इसको उससे डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट निकल आएगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई करके, यानी पता नहीं वो क्या कौन सा रॉकेट साइंस लगाते हैं। तो आप ध्यान रखोगे, चाहे यूनिट कितनी भी बढ़ जाए, मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो एक यूनिट से 1,00,000 यूनिट हो जाए, तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, कुछ केसेस में फ़िक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है, वो केसेस होते हैं बेसिकली सेमी वेरिएबल कॉस्ट वाले, यानी वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है जहाँ पे कुछ कॉस्ट फिक्स होती है और कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती है। तो वो अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ के चलिए कि फ़िक्स कॉस्ट नहीं बदलती। ठीक है सर, आपने कहा और हमने मान लिया, तो आप कसम खा लीजिए, ठीक है ना। तो सर हम कसम खाते हैं कि हम एग्ज़ाम में फ़िक्स कॉस्ट से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो दी जाएगी उसी को लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्या निकल के आएगा, तो अब निकल के आएगा EBIT। तो EBIT कितना आएगा, तो EBIT आएगा आपका 30,000,
और यहाँ पे EBIT आएगा आपका 72,500। आई थिंक आई एम करेक्ट। यस सर, यू आर करेक्ट। ओके, ठीक है सर। क्या हमारा काम हो चुका है? तो हाँ सर, हमारा 90% काम हो चुका है। अब बाकी का काम पूरा करने के लिए क्या लगेगा? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब फॉर्मूला। तो ऑपरेटिंग लिवरेज हमें फॉर्मूला याद है। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन का मतलब कितना दिया हुआ है? 1,05,000। अभी ये हम कौन से के लिए निकाल रहे हैं? फॉर 7,000 यूनिट्स। तो 1,05,000 डिवाइडेड बाई 30,000, यानी EBIT आपको कितना दिया हुआ है? यानी 1,05,000 कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और EBIT हम लोगों ने कितना निकाला? 30,000। तो 1,05,000 को 30,000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा सर 3.5। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर 9,500 यूनिट्स। तो कितना है? वही फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन इस वाले केस में आपको दिया हुआ है 1,47,500 एंड जो EBIT आपको दिया हुआ है वो है 72,500, यानी हम लोगों ने निकाले हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2.11। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कुछ था इस क्वेश्चन में? नहीं था, बस एक छोटी सी चीज़ थी कि यहाँ पे आपको सेल्स पर यूनिट नहीं दी गई थी, जो कि अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें दी जा रही थी। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे ही, यानी क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा, उसका लेवल यही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएंगे नए नए। जैसे इसमें सेल्स नहीं दी हुई है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट टाइप कर दे और कॉन्ट्रीब्यूशन दे दे, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होते तो फिर आप उतनी ही क्या होगी? फिक्स कॉस्ट होगी। तो ऐसे ही क्या होगा, क्वेश्चन में छोटे छोटे चेंजेस आएंगे। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है calculate the following information are giving for two situations। यानी जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसमें दो सिचुएशन दी हुई हैं, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। तो सेल्स जो दी हुई है पहले सिचुएशन की वो है 25 लाख, 25 लाख। ठीक है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। ठीक है, तो हमें दिया क्या क्या है? तो हमें सेल्स दी हुई है इसकी 25 लाख रुपए, और इसकी जो सेल्स दी हुई है वो दी हुई है 37,50,000, 37,50,000, 37,50,000। ठीक है, और क्या दिया है? तो और दिया है वेरिएबल कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 40% एंड 50%। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 40% एंड 50% है। ठीक है सर, और हमें क्या दिया हुआ है? और हमें दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट 10 लाख, 10 लाख। फिक्स कॉस्ट 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड आउट ऑपरेटिंग लिवरेज एंड टेल विच सिचुएशन इज मोर रिस्कर। यानी कौन सी सिचुएशन ज़्यादा रिस्की है ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या आता है इसका। उसके बाद फिर हम बात करेंगे ये सिचुएशन रिस्की है या नहीं है, कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज निकालते हैं। ओके सर, तो ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तो सर हाँ, सबसे पहले बनाएंगे हम लोग इनकम स्टेटमेंट। तो ठीक है, इनकम स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो पर्टिकुलर्स, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ, शायद किसी को प्रॉब्लम आई हो तो उसकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। ठीक है, ठीक है सर, सेल्स लेते हैं। तो सेल्स जो आपको दी हुई है वो है आपकी 25 लाख रुपए और 37,50,000 रुपये। वेरिएबल जो कॉस्ट आपकी दी हुई है वो दी हुई है इस केस में 40%। तो 25 लाख का 40% होता है 10 लाख रुपये। ठीक है,
ठीक है सर। और 37,50,000 का जो 50% आएगा वो आएगा 18,75,000, 18,75,000। ठीक है सर। ये निकल के क्या आता है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, यानी कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 15 लाख ये आएगा, और इतना ही 18,75,000 ये आ जाएगा। क्या माइनस करेंगे, फिर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स ही है, 10 लाख इधर, 10 लाख इधर। ठीक है, तो हमारा ये क्या निकल के आता है, ये निकल के आया हमारा EBIT, EBIT। ठीक है सर, 5 लाख और 8,75,000। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, बहुत आसान है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला जो है वो है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन तो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, वो है आपका 15 लाख। ठीक है, ठीक है सर। और जो EBIT आपका दिया हुआ है वो है 5 लाख। अभी कौन सी सिचुएशन का है ये, सिचुएशन 1 का निकाल दें हम लोग। ठीक है, ठीक है सर। तो जो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा वो आएगा आपका 3। जो ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा वो आएगा आपका 3। ठीक है सर। अब सिचुएशन 2 का निकालते हैं। तो सिचुएशन 2 का जो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो है आपका 18,75,000, और जो EBIT आपको गिवन है वो है 8,75,000। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.14 अप्रॉक्स। ठीक है, 2.14 आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, एक तो आपसे पूछा गया था कि ऑपरेटिंग लिवरेज बताइए, तो हमने बता दिया। यानी सिचुएशन 1 का जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो 3 है, और सिचुएशन 2 का जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो 2.14 है। दूसरी चीज़ आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि कौन सी सिचुएशन ज़्यादा रिस्की है। यानी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए 2 सिचुएशन आपने सोची हैं कि क्या मैं 25 लाख की सेल करूं या मैं 37,50,000 की सेल करूं। तो कौन सी जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो रिस्की ज़्यादा है, यानी कहाँ पे मुझे रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो रिस्क का मतलब क्या होता है, तो रिस्क का मतलब ये होता है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो अगर जितना ज़्यादा रिस्क होगा तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हाई रिस्क मतलब हाई प्रॉफिट और हाई लॉस। मतलब सर समझे नहीं। तो जब आपकी रिस्क ज़्यादा होगी तो यानी कि जब आप प्रॉफिट कमाओगे तो वो भी बहुत ज़्यादा कमाओगे, यानी प्रॉफिट जो होगा तो बहुत ज़्यादा होगा नॉर्मल से ऊपर। लेकिन जब आपकी रिस्क ज़्यादा होगी तो फिर लॉस होने की जो चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी अगर लॉस होगा तो वो भी बहुत बड़ी अमाउंट में होगा, प्रॉफिट होगा तो वो भी बहुत बड़ी अमाउंट में होगा। तो कुछ लोग जिनके लिए प्रॉफिट मैटर करता है तो वो लोग हाई रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, और जिनके लिए प्रॉफिट मैटर इतना नहीं करता, वो चाहते हैं सब कुछ स्मूथली चलता रहे, मतलब वो खतरों के खिलाड़ी नहीं होते, तो वो चाहते हैं कि जिसमें कम रिस्क हो हम उसी में इन्वेस्ट करें और उसी को प्रेफर करें। तो आपसे पूछे रिस्क कौन सी में जाता है, तो आप ध्यान रखोगे ये चीज़ कि जिसका ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा रिस्की होगा। मतलब सर, तो एक चीज़ आप मेरे साथ लिखोगे, हायर लिवरेज मीन्स हायर अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड हाईली रिस्की। ये क्या है, तो हायर लिवरेज यानी
जितना जो ज़्यादा लेवरेज होगा उसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो फिक्स कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होगी और वो क्या होगा, रिस्की भी ज़्यादा होगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप बोलेंगे सर समझाया नहीं। तो यानी कि आप ये देखना कभी भी प्रैक्टिकली इसमें कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे फ़िक्स कॉस्ट की अमाउंट बढ़ा देता हूँ, आप प्रैक्टिकली करके देखो, अगर मैं फ़िक्स कॉस्ट की अमाउंट बढ़ा देता हूँ तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी बढ़ जाएगा। जैसे सर प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट को 10 लाख है, मैं 10 लाख की जगह क्या लेता हूँ, यहाँ पे 20 लाख ले लेता हूँ। सॉरी 20 लाख तो हो नहीं सकता, मैं 10 लाख था ना, मैं इसको कर देता हूँ 12 लाख, 12 लाख कर देता हूँ। ठीक है सर, तो अब आपका ईवीएटी कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे ईवीएटी हम कितना लेंगे, 3 लाख लेंगे, तो अब ऑपरेटिंग लेवरेज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बात क्या समझ में आएगी सर, जब हमने फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दिया तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज भी क्या हो गया, बढ़ गया। या मैं कहूँ दूसरी जो वर्ड्स में कि जब ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ रहा है तो हमारी फिक्स कॉस्ट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो जब आपका लेवरेज ज़्यादा होता है, जब आपका लेवरेज ज़्यादा होता है, कोई सा भी लेवरेज हो, ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा होता है, मीन्स व्हेन हाई लिख लेना आप, व्हेन हायर ऑपरेटिंग लेवरेज। तो जब आपका ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा होता है तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो क्या होता है, फिर रिस्क भी ज़्यादा हो जाती है। तो जब आपका लेवरेज ज़्यादा होगा तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो आप खुद सोचो, एग्जांपल लेते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री की फ़िक्स कॉस्ट 10,000 रुपये है। ठीक है, फ़िक्स कॉस्ट 10,000 रुपये है। तो फ़िक्स कॉस्ट मैंने आपको बता चुका हूँ, फ़िक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि अगर आप प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन ना करो, वो क्या है, आपको आपकी लगनी है, वो कॉस्ट आपकी आनी है, आपको पे करनी है, आप प्रोडक्शन करें या ना करें। ठीक है सर, तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट है 10,000 रुपये, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हो कि आपकी फ़िक्स कॉस्ट बढ़ रही है। सपोज़ करिए आपकी फ़िक्स कॉस्ट अब हो जाती है 20,000 रुपये। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये ज़्यादा रिस्की है या ये ज़्यादा रिस्की है? ऑब्वियसली जब आप अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हो तो हो सकता है कि फिर आप अपनी सेल भी बढ़ाओगे, आपको प्रॉफिट भी होगा। लेकिन जब आपकी फ़िक्स कॉस्ट बढ़ती है, यानी जब आपका लेवरेज बढ़ेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा, तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट भी बढ़ेगी, आप ये ध्यान रखना। और जब फ़िक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी रिस्क भी बढ़ेगी। अब सर रिस्क क्यों बढ़ेगी? रिस्क इसलिए बढ़ेगी कि अगर सपोज़ करो अभी तो आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, अगर आपका बिज़नेस थोड़ा सा स्लो हो जाए, यानी सपोज़ कर आपका प्रोडक्शन बंद हो जाए, तो आपको अगर इस कंडीशन में रहते तो आपको सिर्फ कितना पेमेंट करना होता, 10,000 रुपये का। लेकिन अब आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 20,000 रुपये का। ठीक है, तो यानी जब आपका ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता है तो रिस्क भी बढ़ती है। तो अभी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें आपसे पूछे कि रिस्क कौन सा ज़्यादा रिस्की है या कौन सा कम रिस्की है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करोगे और जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज कम आएगा वो क्या होगा, वो कम रिस्की होगा, और जिसका ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा रिस्की होगा। ठीक है सर, ठीक है। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। तो 3 लेवरेज मैंने आप लोगों को बताए थे कि एक ऑपरेटिंग लेवरेज था, एक फाइनेंशियल लेवरेज था और एक कंबाइंड लेवरेज था। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज, तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग डालोगे, फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, इसमें लिखेंगे इट मीन्स the relationship which arises due to reason of financial activities, which arises due to the reason of financial activities। जो फॉर्मूला है इसका वो है फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स टू
EVIT अपॉन EBT। मैं आपको बता चुका हूँ EVIT का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EBT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, ठीक है सर। आप लिखते चलना साथ के साथ, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्मूला। जो होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज यानी कि DFL इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EVIT। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को नहीं कराए, क्योंकि डिग्री वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग एक साथ करेंगे तीनों लेवरेज के, तो इसलिए मैंने आप लोगों को अभी वो क्वेश्चन नहीं कराया था। DFL का मतलब क्या होता है? तो DFL का मतलब होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो विद द फाइनेंशियल लिवरेज we come to know the percentage change of EBT to the reason of percentage change in EBIT। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही समझाता हूँ कि फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है। तो इट मीन्स द रिलेशनशिप विच अराइजेज ड्यू टू द रीजन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, यानी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की वजह से जितनी भी रिलेशनशिप्स क्रिएट होती हैं। तो रिलेशनशिप्स कौन कौन सी क्रिएट होती हैं? तो EBT, EAT, EPS। ठीक है, ये सारी जो रिलेशनशिप्स हैं, तो इसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको पता करने के लिए जो टेक्निक है उसका नाम है फाइनेंशियल लिवरेज। बस समझ में आई? सर नहीं आई तो थोड़ा सा आगे और देखते हैं। तो फाइनेंशियल लिवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है EVIT अपॉन EBT। ठीक है, तो EVIT की वजह से EBT में क्या चेंज आ रहा है, या EBT की वजह से EVIT में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसी को पता करने के लिए कौन सा लिवरेज यूज़ होता है? तो कौन सा लिवरेज होता है? फाइनेंशियल लिवरेज होता है। याद करिए, ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या चेक किया जाता था कि कंट्रीब्यूशन की वजह से EVIT में क्या चेंज आ रहा है, या EVIT की वजह से कंट्रीब्यूशन में क्या चेंज आ रहा है, या सेल्स की वजह से क्या EVIT में चेंज आ रहा है, या EVIT की वजह से सेल्स में क्या चेंज आ रहा है। सेल्स और EVIT के जो चेंजेस रिलेशनशिप होता था उसके लिए हम यूज़ करते थे ऑपरेटिंग लिवरेज, और EVIT और EBT का जो रिलेशनशिप है उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है सर। अल्टरनेटिव फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला दे रखा है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, यानी DFL इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBT अपन परसेंटेज चेंज इन EVIT। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैंने आपको पहले समझाया कि वही ऑब्जेक्टिव है, इसको यूज़ क्यों किया था। विद द फाइनेंशियल लिवरेज वी कम टू नो द परसेंटेज चेंज ऑफ EBT, यानी कि जो भी EBT में परसेंटेज चेंज आ रहा है, टू द रीज़न ऑफ परसेंटेज चेंज इन EVIT, यानी अगर हम EVIT को चेंज करते हैं तो सीधी सी बात है ऑटोमेटिकली EBT चेंज हो ही जाएगा। तो
कितना परसेंट चेंज आ रहा है, यानी अगर मैं 1% चेंज यहाँ करता हूँ तो यहाँ पे कितना चेंज आता है। तो हो सकता है कि अगर मैं इसको 1% चेंज करूँ तो ये 10% चेंज हो जाए, इसको अगर मैं 1% चेंज करूँ तो 5% चेंज हो जाए। तो उसी चेंज को पता करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज यूज़ करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई सर। अब जो मैंने आपको समझाया है उसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लिखेंगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पर्टिकुलर्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब ये क्या है, तो जो EVIT हमें दिया हुआ है ठीक है, प्रेजेंट में वो है 20,000 रुपये। इंटरेस्ट हमको पता है कि EVIT में से हम लोग क्या माइनस करते थे, इंटरेस्ट माइनस करते थे। इंटरेस्ट अगर मैं 8,000 माइनस करता हूँ तो अब EVT मेरा कितना आएगा, तो वो आएगा सर 12,000 रुपये। ठीक है, जिनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है इंटरेस्ट हो रही है, तो वो बच्चे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख सकते हैं जो मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था। तो उस फॉर्मेट में EVIT की आगे कहानी आप यही देखेंगे कि EVIT में से क्या माइनस किया था, इंटरेस्ट माइनस किया था तो EBT आता है, EBT से मैं टैक्स माइनस करूँगा तो EAT आएगा, और EAT में से फिर हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं तो अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि अपना प्रॉफिट ही तो है, हम लोग चाह रहे हैं हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, या हम ये सोच रहे हैं कि बाई चांस अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है फ्यूचर में तो हमारे EVT पे क्या चेंज आएगा, हम लोग ये पता करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि अगर सपोज़ करिए कि ये डबल हो जाए, ठीक है, मैं अपने प्रॉफिट को डबल कर दूं, तो मैं कितना कर देता हूँ, 40,000 कर देता हूँ, तो मेरा EVT पे कितना परसेंट चेंज आएगा। यानी कि मैं अगर 100%, मैं 100% ही तो बढ़ा रहा हूँ इसे, मैं 100% अगर इसे बढ़ा देता हूँ तो फिर ये कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो यानी कि इंटरेस्ट तो सेम रहेगी 8,000, यानी अब फ्यूचर में EVT कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यानी कि परसेंट में पता करने के लिए कि मैंने 20,000 से 40,000 किया तो मेरा EVT कितना परसेंट बढ़ा, ये तो मैंने डबल कर दिया। क्या ये डबल हुआ, तो आप देखोगे कि ये डबल से भी ज़्यादा हो रहा है, यानी जब आप इसको डबल कर रहे हो तो ये डबल से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो अब कितना ज़्यादा हो रहा है तो वो पता करते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन EVT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EVIT। परसेंटेज चेंज EVT कैसे निकलेगा, तो EVT आपका कितना चेंज हुआ है, तो EVT आपका चेंज हुआ है 20, जो चेंज आया वो है 20,000। ठीक है, EVT था कितना, 12,000, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 167। ठीक है सर, तो ये कितना आ गया, 167%। परसेंटेज चेंज इन EVIT कैसे निकलेगा, तो EVIT हमारा, EVIT में कितना चेंज आया, EVIT में 20,000 का चेंज आया। EVIT था कितना, 20,000 ही था सर, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 100%, यानी आपने 100% बढ़ा दिया। तो यानी आपका जो DFL निकल के आया वो आया 1.67। 1.67, ये 1.67 क्या है, ये 1.67 ये है कि जब आप अपने EVIT में 1% चेंज करते हैं, यानी अब आप अपने EVIT को 1% बढ़ाते हैं, मैं कहूँ कि आप 1 रुपया अगर उसमें बढ़ाते हैं तो आपके EVIT में 1.67 क्या होता है, अपने आप इंक्रीज़ हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है सर। एक नोट अब आप मेरे साथ लिखोगे, उसमें लिखोगे, इट इज़ टू बी नोटेड that
interest is responsible for the extent of financial leverage. If there is no interest, the financial leverage would have been 1, which means there is no leverage. तो बात ये है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट इंटरेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, यानी कि फाइनेंशियल लेवरेज निकालने के लिए जो मेन जो फैक्टर है वो है इंटरेस्ट, यानी उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है सर. तो इफ़ देयर इज़ नो इंटरेस्ट तो फाइनेंशियल लेवरेज वुड हैव बीन 1, यानी अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं होगी तो आपका फाइनेंशियल लेवरेज 1 होगा, जिसका मतलब क्या होता है कि उसमें कोई लेवरेज है ही नहीं. मतलब ये समझ में आता है कि अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दी हुई है और आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे हो, यानी ऐसा कोई डेटा दिया ही नहीं है जिसकी वजह से आप इंटरेस्ट निकाल लो, तो उस क्वेश्चन में फाइनेंशियल लेवरेज नहीं निकल सकता या फाइनेंशियल लेवरेज होगा ही नहीं. ठीक है सर. तो फाइनेंशियल लेवरेज में इतना ही है. अब हम जल्दी से अपना कंबाइंड लेवरेज को भी कवर कर लेते हैं, थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स हैं. फिर उसके बाद फिर हम अगली क्लास 2 क्लास और हम लेंगे, तो उसमें फिर हम एक तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हमने ख़त्म करेंगे. ठीक है. जो फॉर्मूला होता था उसका फॉर्मूला होता था हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. ठीक है सर. जो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता था EBIT अपॉन EBT. अब मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करता हूँ, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी उसको और उसको मिला देता हूँ, तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT मल्टीप्लाई EBIT अपॉन EBT. तो EBIT से EBIT कैंसिल, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT. ठीक है. तो ये आप इसको नोट कर लेना. इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है जिसको हम लोग अल्टरनेटिव फॉर्मूला बोलते हैं, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ. तो अल्टरनेटिव फॉर्मूला जो है वो है हमारा DCL मतलब डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. ठीक है सर. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी क्यों इसको यूज़ किया जाता है या इसको क्यों बनाया गया है, तो इसमें लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड लेवरेज वी come to know the percentage change in EBT due to the reason of percentage change in sales. यानी सेल्स की वजह से EBT में क्या चेंज आता है या EBT की वजह से सेल्स में क्या चेंज आता है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंबाइंड लेवरेज यूज़ करेंगे. ठीक है. अब एक नोट लिखेंगे आप लोगों के साथ.
it is to be noted that fixed cost and interest is responsible. It is to be noted that fixed cost and interest is responsible for existing combined leverage. तो इसका मतलब क्या है कि कंबाइंड लिवरेज को पता करने के लिए आपके पास फिक्स कॉस्ट भी होनी चाहिए और आपके पास इंटरेस्ट भी होनी चाहिए. फिक्स कॉस्ट भी होनी चाहिए और इंटरेस्ट भी होनी चाहिए, तब तो आप फिर कंबाइंड लिवरेज पता कर पाओगे. लेकिन दोनों ही नहीं है, दोनों में से कोई एक भी नहीं है और आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तो आपका क्या होगा, कंबाइंड लिवरेज नहीं निकलेगा. तो याद रखेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में, हो सकता है अभी जो आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर फिक्स कॉस्ट मिसिंग हो या जहाँ पर इंटरेस्ट मिसिंग हो और हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर कंबाइंड लिवरेज हमसे पूछा जाएगा तो हमारा आंसर सिर्फ यही होगा कि कंबाइंड लिवरेज वहाँ कैलकुलेट नहीं हो सकता. ठीक है सर. तो आज के लिए बस इतना ही. बाकी का इसको जो डिटेल यानी फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज को आज हम लोगों ने थियोरेटिकली हमने लिखा है, समझा है थोड़ा बहुत. इसको मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा. और फिर जो आगे क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस हमने किए थे उनका लेवल अभी उतना ज़्यादा नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन थे. तो अभी जो क्वेश्चंस अब आगे आएंगे वो थोड़ा सा उनका लेवल हाई हो जाएगा. तो पहले हम फाइनेंशियल लिवरेज के क्वेश्चंस करेंगे, फिर कंबाइंड लिवरेज के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम तीनों के मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे. यानी एक ही क्वेश्चन में जब हमसे तीनों लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है, तो हमें 1-2 क्लासेस और लगेंगी और उसमें फिर हम ये चैप्टर अपना ख़त्म कर देंगे और फिर हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.